अग्निपथ पर बवाल, सियासी तकरार। सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। विपक्ष के भ्रमजाल में अग्निवीर। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है। सियासत का अग्निपथ। 4 साल के काम करने के बाद तुमको हम चौकीदार की नौकरी दे देंगे। किसने भड़काई हिंसा की आग? मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा? हिंसा का रेल जलाओ मॉडल किसका? सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब की जब भी सरकार रही, इन्होंने नौजवानों का शोषण किया। किसने लगाई साजिश की अग्नि? नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सेना में अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। आज सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के टॉप अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे अग्निपथ योजना की वापसी की मांग पर सवाल भी किया गया। उन्होंने क्या जवाब दिया बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह अग्निपथ योजना को लेकर सियासी तूफान बरपा हुआ है। बीजेपी ने हिंसा के लिए कांग्रेस और विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। पिछले महीने राजस्थान में कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी का वो बयान देश भर में हिंसा के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून। ऐसे हैं भारत के वीर जवान। आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध क्या सियासी है? अग्निपथ योजना के विरोध की ज्वाला बिहार से होते हुए 16 राज्यों में फैल गई। हिंसा का दायरा खुद ब खुद फैला या इसके पीछे सियासी पार्टियों का हाथ है? बीजेपी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर सवाल उठाए। कहा कांग्रेस नौजवानों को भड़काकर देश में आगजनी करवा रही है। विरोध की अग्नि को विपक्ष ने हवा देना शुरू कर दिया है। प्रियंका वाड्रा जी ने एक ही विषय रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही मकसद है और मैं युवाओं से अपील करती हूं कि वो एक ही मकसद के साथ काम करें और वो मकसद है सरकार को गिराना, सरकार को खत्म करना। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है। दरअसल अग्निपथ योजना में विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दिखाई दे रहा है। रविवार को कांग्रेस ने पटना से लेकर दिल्ली तक अग्निपथ योजना का विरोध किया। दिल्ली में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता जंतर मंतर पर सत्याग्रह के लिए बैठे, तो पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी प्रदर्शन में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालत के जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं। ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक, अहिंसा, सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए,
इस सरकार को गिराइए। हमें भड़काने की गुंजाइश है, क्योंकि हम तो सुनने के बाद, देखने के बाद हमें लगा कि इस तरीके की घटना ना घटे, हमारे देश के लिए खतरा, इसलिए हम सरकार को ध्यान आकर्षण करने का कोशिश कर रहे हैं। किसानों को हम भड़का रहे थे, नौजवानों को हम भड़का रहे हैं, कानून आप बना रहे हैं, पॉलिसी आप बना रहे हैं, विरोध आपका हो रहा है, आप ब्लेम विपक्ष को, विपक्ष का जिम्मेदारी है आपको आईना दिखाएं, आपको सच दिखाएं। नौजवान जो बोल रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते। इससे पहले बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के करते हुए आरोप लगाया कि हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ है। मालवीय ने ट्वीट में लिखा, हिंदुस्तान में आग लगेगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर से देश को चेतावनी दी थी, लंदन में इसी बात को दोहराया था। यूपी में पुलिस ने सेना में भर्ती होने वाले नौजवान बनकर तोड़फोड़ करने वाले जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें कई कांग्रेस के नेता हैं। आग लगाई जा रही है। आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। जो लोग भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, जो लोग आपके विकास के रास्ते में रोड़े अटकाना चाह रहे हैं, रोड़े बिछाना चाह रहे हैं, वो आपके हितैषी नहीं है। और वो हर ऐसे मौके पर जब विकास की बात आती है तो वो विनाश की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ मोदी जी का विकास और दूसरी तरफ इन सियासी और षड्यंत्रकारी सूरमाओं का विनाश का अभियान। और उस अभियान के माध्यम से ये हमेशा देश में भ्रम भय का माहौल पैदा करते हैं। हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि अपनी कॉन्स्पिरेसी के संदूक को हमारे नौजवानों के कंधों पर बंदूक रख करके मत चलाओ। अग्निपथ पर सियासी घमासान पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं अग्निपथ योजना की गूंज यूपी के आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में भी सुनाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। आज आप देखते हैं कि जो पॉलिसी भाजपा ने बनाई है कि फौज में भर्ती के लिए, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल काम करो और 4 साल के बाद तुमको निकाल दिया जाएगा। मगर देश के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया जाएगा, 4 साल काम करो और 4 साल के काम करने के बाद तुमको हम चौकीदार की नौकरी दे देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निपथ के नाम पर देश के अंदर भारत के नौजवानों को अग्निवीर पैदा करने के लिए एक नई योजना चलाई है कि 1.5 वर्ष में, भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष में 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। 10 लाख नौजवान बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन विपक्ष अपने समय में कुछ नहीं किया। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब की जब भी सरकार रही, इन्होंने नौजवानों का शोषण किया, उनके रोजगार पर कुठाराघात किया। और आज लगातार दूसरे दिन भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। 2 घंटे की बैठक के बाद सेना के तीनों अंगों के आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कहा गया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें बताते हैं। क्या अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई? पहली बड़ी बात यह जो सेना ने कहा कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं, लेकिन साफ कर दिया गया कि रोल बैक नहीं होगा, अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात यह कि अगर कैंडिडेट का नाम हिंसा और दंगा फैलाने की FIR में हुआ तो उसे सेना में भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। तीसरी बात, हर कैंडिडेट को लिखित सर्टिफिकेट देना होगा कि वो हिंसा में शामिल नहीं था। चौथी बात, ज्वाइनिंग से पहले हर कैंडिडेट का 100% पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद सेना ने बताया कि अग्निपथ योजना दरअसल सेना में सैनिकों की औसत उम्र कम करने की एक रिफॉर्म योजना है। तो सेना जो है वो और ज्यादा जवान हो, आधुनिक हो, युवा बने, इस बात पर फोकस है। सेना ने यह भी कहा कि फौज में सैनिकों की बढ़ती उम्र चिंता की बात है। सेना ने यह भी बताया कि अग्निवीरों की सेवा शर्तें रेगुलर सैनिकों की तरह ही होगी। ये जानकारी भी दी गई। एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती 24 जून से शुरू हो जाएगी और 30 दिसंबर को अग्निवीरों का पहला बैच
एयरफोर्स ज्वाइन करेगा। वहीं आर्मी में दिसंबर में 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच ज्वाइन करेगा। आर्मी में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना देश भर में 83 रिक्रूटमेंट रैली करेगी। तो ये अहम बातें रही सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. Finally, उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। और अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी विवादों में घिर गए हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि अगर उनको बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। तो अग्निवीरों पर बयान देकर कैलाश विजयवर्गीय घिर गए हैं कि बीजेपी दफ्तर में गार्ड रखना होगा तो अग्निवीरों को वो प्राथमिकता देंगे। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र है। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में युवाओं का बवाल जारी है। शनिवार को बिहार के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। कई ट्रेनों को फूंक दिया गया था। इस मामले में साजिश के तार भी सामने आ रहे हैं। पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं जो संकेत दे रहे हैं कि हिंसा भड़काने में कोचिंग सेंटर्स का हाथ है। गया में भी कुछ कोचिंग सेंटर जांच के दायरे में है। यूपी में भी हिंसा के पीछे साजिश की बात सामने आ रही है। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की आग में बिहार और यूपी समेत देश के कई राज्य पिछले 4 दिनों से लगातार झुलस रहे हैं। इस दौरान सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने 15 ट्रेनों की बोगियां फूंक दी। कई जगह रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सवाल यह है कि शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक कैसे हो गया? किसके इशारे पर युवा आगजनी और मारपीट पर उतारू हो गए? युवाओं के विरोध की आग को क्या कोई हवा दे रहा है? और युवाओं का ये हिंसात्मक प्रदर्शन आखिर कब रुकेगा? दरअसल बिहार में हुई हिंसा के पीछे कोचिंग संस्थानों का रोल संदेह के घेरे में है। राजधानी पटना से लेकर जिला मुख्यालयों पर कोचिंग सेंटर के आसपास के इलाकों में छात्र ज्यादा उत्तेजित दिखे। हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से कुछ संदेश और वीडियो भी मिले हैं जो कोचिंग संचालकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
हाँ, कुछ कोचिंग संस्थानों का वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप मैसेज मिला है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो जो मिला है कुछ कोचिंग संस्थानों का, उनके आधार पर हम लोग उनकी भूमिका का भी सत्यापन कर रहे हैं और जिन कोचिंग संस्थानों की भूमिका इसमें पाई जाएगी उनके विरुद्ध हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। पटना पुलिस ने 4 ब्लॉगर्स को भी गिरफ्तार किया है। उन पर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने का आरोप है। सबसे ज़्यादा जो हम लोग रोल देख रहे हैं सोशल मीडिया का देख रहे हैं, तो जो हमारा सोशल मीडिया अनुश्रवण कोषांग है, तो कल हम लोगों ने 4 ब्लॉगर्स को अरेस्ट किया है जो कि इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ और उस प्रकार की जो अफवाहें फैलाने का काम कर रहे थे। गया में भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने की बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पर्चे लगातार वायरल किए जा रहे हैं। गया प्रशासन की जांच में ये भी सामने आया है कि सेना भर्ती की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर के संचालक भड़काने, उकसाने और उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिला प्रशासन ने सेना की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स को 23 तारीख तक बंद करने का आदेश दिया है। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो कोचिंग नियमावली बिहार 2010 के धारा 5 के तहत सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के, विशेषकर आर्मी के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का निबंधन प्रमाण पत्र एवं गतिविधियों का जांच करने के लिए अनुमंडलवार टीम गठित किए गए हैं। इसका जांच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इसका परिणाम जो आएगा, जांच का परिणाम आएगा, जो विधिवत है नियमानुकूल कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर हिंसा के मामले में अब तक 138 केस दर्ज हुए हैं। 720 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच बिहार पुलिस ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा कि किसी के झांसे में आकर युवा गलत कदम न उठाएं। उन्होंने माना कि प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी जुड़ गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। साजिश की बात सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी से भी सामने आ रही है। सहारनपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं को भड़काने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक राजनीतिक पार्टी की स्टूडेंट विंग के जिलाध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की उम्र 25 साल से ज्यादा है और सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई आर्मी एस्पिरेंट्स को दूसरा कोई व्यक्ति अनर्गल बात से भड़काकर यदि कोई ऐसी बात करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। सहारनपुर में ही रेलवे स्टेशन उड़ाने की योजना बना रहे 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ के टप्पल में हुई हिंसा में भी साजिश के तार जुड़ते दिख रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे और जट्टारी कस्बे में भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक कोचिंग सेंटर संचालक समेत 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा फिर न भड़के, इसलिए पुलिस एक्टिव है। सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि अफवाह फैलाने वाले या उसका समर्थन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी जो पुलिस की जितनी टीम्स हैं, चाहे डीएम एसएसपी हम खुद ही भ्रमणशील हैं, एडिशनल एसपी भ्रमणशील हैं, सीओ हैं, एसएचओ चौकी इंचार्ज और स्थानीय लोगों का भी समर्थन पुलिस को मिला है। अराजक तत्वों के विरुद्ध जो संदिग्ध अभी भी मिल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लगभग 80 के लगभग लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें अब तक 60 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है। बाकी से पूछताछ जारी है। कानपुर में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ एक मैसेज वायरल हुआ। मैसेज में अग्निपथ का विरोध करने के लिए नौबस्ता पहुंचने की अपील की गई। भनक लगते ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। अब मैसेज भेजने वाले कई लोग पुलिस के रडार पर हैं। यूपी में आज चंदौली को छोड़कर आम तौर पर शांति रही। चंदौली में उपद्रवियों ने प्राइवेट जीप को फूंक दिया। दरअसल अलीनगर थाने की पुलिस प्राइवेट जीप से गश्त कर रही थी। पुलिस टीम जैसे ही मुस्तफापुर गांव के पास पहुंची, अचानक उपद्रवियों ने जीप को घेर लिया। उपद्रवियों की भीड़ देख पुलिसकर्मी जीप छोड़कर भाग निकले। इस दौरान उपद्रवियों ने जीप को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। यूपी में अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अब तक करीब 350 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। कई लोगों की भूमिका
जांच के घेरे में है। यूपी और बिहार में प्रशासन की सख्ती के बाद हालात सुधरते दिख रहे हैं। बीते 4 दिनों में रविवार सबसे शांत दिन रहा। सरकार के अग्निवीरों को दिए गए भरोसे के बाद फिलहाल नौजवान शांत दिख रहे हैं। हालांकि सियासी दलों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच अहम जानकारी यह है कि गया में 4 कोचिंग संस्थानों के संचालक पर केस दर्ज कर कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। ये चारों कोचिंग सेंटर नियमों की अनदेखी कर चल रहे थे। जिले में 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो गया में 4 कोचिंग सेंटर्स जिनको सील कर दिया गया है और 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस जिले में 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। पहले डोकलाम, फिर गलवान, निशाने पर नेपाल और भूटान। क्या है चीन का असली प्लान? माओ त्से तुंग के नाम पर क्या फिर होगा घमासान? आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के विश्वासघात और भारतीय सेना के साहस के 2 साल पूरे हो गए। उस दिन से आज तक लद्दाख की सीमा संगीनों के साए है। पिछले 60 साल में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन की सेना में कई बार झड़प हुई, लेकिन ये पहली बार है कि झगड़ा 2 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ। चीन के तेवर और तैयारी देखकर सेना और कूटनीति के जानकारों को लगता है कि चीन पर एक बार फिर 5 फिंगर पॉलिसी को आगे बढ़ाने का भूत सवार हो चुका है। 5 फिंगर यानी 5 उंगलियां, जिसके पंजे में पूरे हिमालयन क्षेत्र को जकड़ने का प्लान कम्युनिस्ट चीन के जन्मदाता माओ त्से तुंग ने तैयार किया। तारीख 14-15 जून 2020। समय मध्यरात्रि। गलवान घाटी और पेंगोंग त्सो झील के किनारे चीन की सेना की घुसपैठ की भनक लगने के बाद भारतीय सैनिकों ने 5 मई से ही मोर्चा संभाल रखा था। दोनों देशों के बीच टकराव टालने की बातचीत भी चल रही थी, लेकिन 14-15 जून की रात गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के सिर पर खून क्यों सवार हुआ, इसका जवाब 2 साल में नहीं मिला। बीते 2 साल से लद्दाख के मुद्दे पर चीन एक तरफ बातचीत का दिखावा करता रहा और दूसरी तरफ उसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तेजी से सड़कें, पुल, हेलीपैड और सेना के बंकर बनाना भी शुरू कर दिया। चीन की रग रग से वाकिफ लोगों ने
तभी आगाह करना शुरू कर दिया था कि शी जिनपिंग के इरादे ठीक नहीं हैं। चाइनीज जो है बहुत ये श्रूड हमेशा ये हमसे चिकनी चुपड़ी बातें, अच्छी बातें करते रहे हैं और हमारे लीडर्स को अच्छी तरह से इन लोगों ने फुसलाया है। ग्राउंड पे भी इन लोगों ने काफ़ी मतलब वो तब्दीलियां की हैं, जहां पर कभी थोड़ा छोटा स्ट्रेंथ पेट्रोल, कभी बड़ा स्ट्रेंथ पेट्रोल। तो जब ये एक तरह से रूटीन बन जाता है तो शायद लोगों के मन में यही आता है कि शायद ये भी रूटीन है। China says one thing, but then they do exactly opposite things. Now what happened is that they are saying that they are talking with Indian governments to de-escalate the pressure at the border. But at the same time what they are doing is they have sent the army road building at the Kinnaur. लद्दाख में चीन की घुसपैठ और शांति से विवाद निपटाने की आनाकानी के तार जून 2017 में डोकलाम में हुई घटना से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन चीन, भूटान और सिक्किम की सीमा पर डोकलाम की घटना याद करना जरूरी है। जून 2017 में चीन ने डोकलाम में भी सड़क बनाना शुरू किया था, जिसे भारत ने रोका तो चीन दादागिरी पर उतारू हो गया। डोकलाम में 3 महीने बाद चीन की सेना पीछे तो हट गई, लेकिन उस घटना ने यह साफ संकेत दे दिया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्ष 1949 की उसी नीति पर आगे बढ़ रहे हैं जिसे कम्युनिस्ट चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग ने नाम दिया था 5 फिंगर पॉलिसी। चीन की 5 फिंगर नीति का ताल्लुक चीन के सबसे बड़े नेता माओ त्से-तुंग के साथ जोड़ा जाता है। उनका मानना था कि चीन सिर्फ जो चीन उनके हिस्से में है वही नहीं है, उसके अलावा तिब्बत चीन का दाएं हाथ की हथेली है और उस हथेली की 5 उंगलियां हैं। माओ त्से-तुंग ने जिस 5 फिंगर पॉलिसी की बात की थी उसमें चीन को तिब्बत के बाद भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर कब्जा करना था। उसके बाद भूटान और नेपाल की बारी आनी थी। डोकलाम विवाद के बीच ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र चुनझोंग में एक आर्टिकल छपा जिसमें साफ साफ लिखा था कि भूटान और सिक्किम ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और नेपाल पर भी चीन की नजर है। डोकलाम में चीन ने लगभग 3 महीने बाद अपनी सेना को पीछे हटा लिया। लगा कि शायद चीन को यह सच्चाई समझ में आ चुकी है कि अब हेकड़ी दिखाकर दूसरे देशों की जमीन हड़पने के दिन लग चुके हैं। लेकिन ठीक 3 साल बाद चीन ने लद्दाख में उससे भी ज्यादा ताकत और खतरनाक मंसूबों के साथ घुसपैठ की। अरुणाचल टोटली चीन क्लेम करता है कि वो हमारा है, लेकिन चीन वो छोड़ने के लिए तैयार है मेरे ख्याल से। और दूसरी तरफ लद्दाख एरिया है, लद्दाख एरिया में उन्होंने एक रास्ता सिंकियांग से लेकर तिब्बत तक बनाया, वो उनका मेन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। इसलिए जो अक्साई चीन एरिया है उस पर चीन डटा रहा है और इसलिए ये डिफरेंसेस हुए हैं। लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर भारत का रवैया बिल्कुल सीधा और साफ है। डिप्लोमेसी और सेना दोनों तरफ से चीन को बताया जा चुका है कि लद्दाख में अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। दरअसल चीन को भारत की बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि उसके सिर पर माओ त्से-तुंग का भूत सवार है। माओ त्से-तुंग ने जैसे तिब्बत पर कब्जा किया, अब शी जिनपिंग उसी विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं। माओ और शी जिनपिंग की सोच एक जैसी है, सिर्फ
रास्ता बदल गया है। मिलेगी। शांति के लिए तिब्बत थोड़ा झुका तो चीन ने दलाई लामा को खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उसी की भनक लगने के बाद 14वें दलाई लामा को 1959 में पलायन करके भारत आना पड़ा। उसी साल चीन ने पहली बार माओ त्से तुंग के 5 फिंगर प्लान का मतलब समझाया। माओ त्से तुंग के करीबी और तिब्बत में चीन के सबसे बड़े सेनाधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल झांग गुओहुआ ने जुलाई 1959 में ल्हासा में एक रैली में बताया, भूटान, नेपाल और लद्दाख भी संयुक्त तिब्बत का हिस्सा हैं। वहां के लोगों को भी तिब्बत में शामिल करके उन्हें कम्युनिस्ट विचारधारा पढ़ाई जाएगी। तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद चीन के नेता और खासकर वो चीनी अफसर जो कि तिब्बत में तैनात किए गए थे, बार बार इस बात का जिक्र करते थे अपने भाषणों में और अपने लेखों में, और तिब्बतियन को इस बात का एहसास दिलाते थे कि हमने सिर्फ तिब्बत पे ही कब्जा नहीं किया है, लेकिन तिब्बत के जो बाकी हिस्से हैं जिन्हें सदर तिब्बत के नाम से जाना जाता है, उन पर भी कब्जा करेंगे। दरअसल माओ त्से तुंग एक तरफ तो चीन को साम्राज्यवाद के बजाय साम्यवाद यानी कम्युनिज्म की घुट्टी पिला रहे थे, दूसरी तरफ वो चिंग राजवंश का नक्शा दिखाकर चीन में कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद की आग भड़काने में भी जुटे थे। तिब्बत पर चीन का दावा इसी आधार पर था कि 1720 से तिब्बत पर चीन के चिंग राजवंश का कब्जा था। हालांकि 1910 में जब चीन के राष्ट्रवादियों ने चिंग राजवंश के खिलाफ विद्रोह किया और 1911 में रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया, तब तिब्बत ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया था। रिपब्लिक ऑफ चाइना पूरा जोर लगाकर भी तिब्बत पर कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन चीन की सत्ता में आने के बाद माओ त्से तुंग पर तिब्बत पर कब्जा करने की धुन सवार हो गई। तिब्बत का नक्शा भी उन्होंने अपने हिसाब से तय कर लिया था। 7वीं शताब्दी में तिब्बत साम्राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, सिक्किम, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया यानी आज के अरुणाचल प्रदेश तक थी। उसी इतिहास के नाम पर माओ त्से तुंग ने तिब्बत को दाएं हाथ की हथेली बताया और नेपाल, भूटान, सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की तुलना 5 उंगलियों से की। तो ये 5 फिंगर पॉलिसी एक तरह से कंसेप्चुअल है, विचारिक पॉलिसी है, पर डेफिनेटली यस, माओ से तुंग ने कहा था और ये चाइनीज थिंकर्स के विचार में है कि ये 5 फिंगर हमारी इकट्ठी हो जानी चाहिए, हमें एक मुट्ठी बना लेना चाहिए इनको कंबाइन करके। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन को लगा कि लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम में भी उसकी तिब्बत वाली रणनीति काम कर जाएगी।
इसी रणनीति के तहत 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। माओ की सोच यही थी कि हमला करके जितनी जमीन पर कब्जा हो सकता है उतना कब्जा कर लिया जाए और बाद में भारत को समझौते के लिए मजबूर किया जाए। उन्नीस में चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन इलाके में भारत की 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने में नाकाम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन 1962 के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 1967 में उसने सिक्किम के नाथुला और चोला पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। 1986 में भारत ने जब अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित क्षेत्र से राज्य का दर्जा दिया, तब भी चीन ने ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन मई 1987 में उसे अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी। पहले तिब्बत पर ताकत के दम पर कब्जा और फिर 1962 में भारत पर हमला। चीन की यह हरकत देखने के बाद से ही भारत और दुनिया भर के विशेषज्ञों ने माओ त्से तुंग की 5 फिंगर पॉलिसी के खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी थी। अमेरिका के मशहूर राजनीतिक विश्लेषक स्टुअर्ट स्क्रैम को माओ त्से तुंग की नीतियां समझने में माहिर माना जाता है। उन्होंने 1969 में माओ के राजनीतिक विचारों पर एक किताब लिखी थी। उसमें भी 5 फिंगर पॉलिसी का ब्यौरा था। बीएसके ग्रोवर ने 1974 में छपी अपनी किताब सिक्किम एंड इंडिया स्टॉर्म एंड कंसोलिडेशन में भी माओ त्से तुंग की 5 फिंगर पॉलिसी के खतरे से आगाह किया था। हालांकि अंदाजा किसी को नहीं था कि भारत, नेपाल और भूटान की जमीन हड़पने के लिए चीन क्या तरीका आजमाने वाला है। लेकिन डोकलाम और लद्दाख पर चीन की सेना का जमावड़ा और वहां निर्माण कार्य की रफ्तार देखकर चीन का गेम प्लान अब समझ में आने लगा है। अब जबकि चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और शी जिनपिंग ने साफ जाहिर कर दिया है कि वो एक एक्सपेंशनिस्ट तानाशाह है और तानाशाह जो भी चाहे जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए यकीनन ये कह पाना कि चीन ऐसा नहीं करेगा, मेरे ख्याल में हिकमतबाजी नहीं होगी। लद्दाख में चीन की घुसपैठ के बाद से ही ये आरोप लगता रहा है कि उसकी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके भारत की जमीन पर बैठी हुई है। हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? हमारी जमीन पर आज भी वो लोग कब्जा करके बैठे हैं। 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की टेरिटरी में चीन की फौज बैठी हुई है। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। भारत सरकार चीन को दो टूक समझा चुकी है कि लद्दाख में उसे अप्रैल 2020 की स्थिति में लौटना ही होगा, जिसके लिए चीन की आनाकानी को ही उसकी बदनीयती का सबूत माना जा रहा है। चाइना के खिलाफ सब बोलते थे, बात करते थे और करते हैं, परंतु भारत ने जो गलवान में करके दिखाया, उसके चलते एक तरह से दुनिया में एक्शन और एनर्जी और आ गई।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.